नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने क्लास, अपने एकेडमी पे, हमारे एकेडमी पे। और आज की क्लास में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि जो हमारा आने वाला एग्जाम है प्रयोगशाला परिचारक, जिसमें आपसे पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन के बारे में। तो हम इस टॉपिक को कवर करेंगे और देखेंगे कि जो इस टॉपिक से हमारा एमसीक्यू बन सकता है। और मैं आज के क्लास में लेके आया हूँ छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन से लगभग सभी टॉपिक से एक एक दो दो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए आप सभी से मेरा आग्रह है कि आप इसे ध्यानपूर्वक देखें और अच्छे से समझने का प्रयास करें। आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा वो व्यापम के लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर रहेगा। तो इसे हम लोग आज बहुत अच्छे से समझेंगे, देखेंगे। तो चलिए आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में। आप सभी बहुत मजे से पढ़ेंगे और सभी चीज़ों को हम लोग अच्छे से करने वाले हैं। तो आप लोग रेडी हो जाएंगे और आप सभी के सामने आप सभी का पहला सवाल है। तो आप सभी को जवाब देना है, ये आपके सामने है स्टेटमेंट वाला सवाल और आपको देना है जवाब। स्टेटमेंट के आधार पे देखना है सारे स्टेटमेंट सही हैं कि नहीं, या फिर जो कथन गलत हैं उनको एलिमिनेट कर देना है। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति के बारे में आपको बताना है। ये बहुत सामान्य सा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है। ये तथ्य मेरे को लगता है लगभग हर किसी को पता होगा जो सीरियसली तैयारी कर रहा है। ये छत्तीसगढ़ के बारे में, भौगोलिक स्थिति के बारे में, क्षेत्रफल के बारे में सही कथन है। ठीक है। और दूसरा जो एल कथन है, छत्तीसगढ़ भारत के कुल क्षेत्रफल का 4.11 हिस्सा, जो परसेंटेज है, जो छत्तीसगढ़ है हमारा, जो पूरा इंडिया है उसमें छत्तीसगढ़ का यहाँ परसेंटेज दिया है कितना, 4.11% दिया गया है। और आपका कथन एम है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ देश का 9वां, यहाँ बोला गया है 9वां बड़ा राज्य है। ठीक है। और कथन है एन, छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा भारत के 7 राज्यों से लगती है। तो आप सभी को पता होना चाहिए। मान लीजिए ये हमारा छत्तीसगढ़ का नक्शा है और आप सभी को पता होना चाहिए कि इसका बाउंड्री किस किस राज्यों से लगती है और ये किन किन को छूता है। ठीक है। तो आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ की सीमा किन किन राज्यों से लगती है। तो ये सारे कथनों को आप ध्यान पूर्वक देखिए और बताइए कि इनका सही जवाब क्या होगा। आपके सामने विकल्प ए क्या है, क्या के और एल सही है? विकल्प बी है एम और एन सही है? विकल्प सी है के एल एम एन सभी सही हैं, या फिर के एल एन सही है? आप बताइए। बहुत बेसिक सवाल है, आप चाहेंगे तो इसका बहुत आसानी से जवाब बता सकते हैं। तो आप देखेंगे तो पहला स्टेटमेंट यहाँ हमारा बिल्कुल सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हमारा भारत है उसमें छत्तीसगढ़ जो प्रतिशत निकालेंगे आप क्षेत्रफल के आधार पे, तो 4.11 ही निकल करके आएगा। ठीक है। इसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से जो हमारा छत्तीसगढ़ है देश का 9वां बड़ा राज्य है। इसके बाद आपको सीमा बताना है कि छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो किन किन राज्यों को छूता है। तो आपको पता होगा, उत्तर में छूता है उत्तर प्रदेश को, यूपी को, और उत्तर पूर्व में छूता है आपके झारखंड को, और पूर्व में छूता है उड़ीसा को, और यहाँ नीचे देखेंगे तो आप इधर छुएगा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है। इसके बाद इधर आपका हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है। इसके बाद इधर हो जाएगा महाराष्ट्र। इसके बाद इधर हो जाएगा आपके पश्चिम में क्या हो जाएगा, एमपी हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा इधर। तो टोटल आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 और एमपी मिला के 7। तो ये हमारा स्टेटमेंट भी यहाँ पे क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या क्या बनता है, विकल्प सी के एल एम एन सभी कथन यहाँ पे हमारे सही हैं। आगे चलें। आगे आपका सवाल है इतिहास के बारे में, कलचुरी राजवंश के बारे में पूछा गया है। तो इसके बारे में आपको बताना है कि 4 स्टेटमेंट हैं के एल एम एन, इन चारों को पढ़िए आप ध्यान से और बताइए कि आंसर क्या होगा। पहला है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना कुक्कल प्रथम ने की थी।
यहाँ बोला गया है कुक्कल प्रथम ने की थी कलचुरी वंश की स्थापना। आगे है कलचुरी राजा रत्नदेव प्रथम ने रतनपुर शहर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। अगर आपने पढ़ा होगा तो ये कथन बिल्कुल सही है। जो कलचुरी राजा रत्नदेव प्रथम ने रतनपुर की स्थापना की थी, उनके नाम से ही रतनपुर का नाम पड़ा है। ये बिल्कुल सही है और उसको उन्होंने अपनी राजधानी भी बनाई थी। ठीक है, इसके बाद आगे चले हम। कलचुरी कालीन प्रशासन में लगान वसूलने वाले मुख्य अधिकारी को महाप्रमात्री कहा जाता है। यहाँ आप देखेंगे महाप्रमात्री कहा जाता है, ये लगान वसूलने वाले को कहा जाता था। ठीक है, रायपुर की लाहौरी शाखा की स्थापना रामचंद्र देव के समय हुई मानी जाती है। तो यहाँ 4 स्टेटमेंट आपके सामने है, आपको पढ़ना है और बताना है सही आंसर क्या होगा। तो पहला स्टेटमेंट को अगर ध्यान से आप देखेंगे तो ये हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि कलचुरी वंश की स्थापना हम देखते हैं कलिंग राज के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? कलिंग राज के द्वारा। और कब किया गया था? 1000 ईस्वी के आसपास। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। इसके बाद एल, एम और एन 3 स्टेटमेंट हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। तो के वाला जहां जहां है आप काट दीजिए, के वाला आपका कट जाएगा, यहाँ से भी के है, यहाँ से भी कट जाएगा। बाकी हमारा एल, एम, एन यानी कि विकल्प बी यहाँ से हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। आगे हम पहुंच चुके हैं तीसरे सवाल पे हमारे, और आपके सामने सेम वही स्टेटमेंट वाले सवाल हैं। यहाँ पूछा गया है जनजातियों के बारे में और उनके नृत्य के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो पढ़िए, आप कथनों को पढ़िए। ए में क्या बोला गया है? माड़िया जनजाति द्वारा गौ नृत्य किया जाता है और जिसे वेरियर एल्विन ने संसार का सबसे सुंदर नृत्य कहा है। ये कथन हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। आपको याद रखना है जो गौ नृत्य है वो माड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? माड़िया जनजाति द्वारा गौ नृत्य, जिसको वेरियर एल्विन ने संसार का सबसे सुंदर नृत्य कहा था। ये कथन भी आपको पता होना चाहिए। अबुझ माड़िया जनजाति का प्रमुख पारंपरिक त्योहार क्या है? कक्सार है, ये भी पता होना चाहिए। उरांव जनजाति के मुख्य लोक नृत्य को सरहुल कहा जाता है, ये भी कथन हमारा बिल्कुल सही है। बैगा जनजाति को छत्तीसगढ़ की सबसे पिछड़ी जनजातियों में गिना जाता है और यह विशेष पिछड़ी जनजाति पीवीटीजी में शामिल है। तो यहाँ पे हमारे सारे कथन सही हैं। अगर आपको पता होगा, पढ़े होंगे पहले से, तो हमारे यहाँ पे सारे कथन सही हो जाते हैं। तो आंसर क्या होगा? यहाँ सी हो जाएगा। ठीक है, के भी सही है हमारा, एल भी सही है, एम ही, और सारे स्टेटमेंट यहाँ पे सही होते हैं। ठीक, आगे चले। आगे आपके सामने बहुत अच्छा सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है जलप्रपात के बारे में। वाटरफॉल आपको घूमने के लिए बहुत अच्छा जगह होता है वाटरफॉल। यहाँ दिया गया है छत्तीसगढ़ के सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात की बात करें तो चित्रकूट के बारे में। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है जो इंद्रावती नदी पर स्थित है। ये स्टेटमेंट आपके सामने है जो कि बिल्कुल सही है। तीरथगढ़ जलप्रपात मुनगा बहार नदी पर स्थित है जो राज्य के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में आता है, बिल्कुल सही है। अमृतधारा जलप्रपात हसदेव नदी पर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, जो हमारा कौन सा जिला है? एमसीबी। इससे पहले के क्लास में हम देख चुके हैं कि जो एमसीबी जिला में क्या है हमारा अमृतधारा जलप्रपात स्थित है हसदेव नदी पर, ये आपको पता होना चाहिए। और जो रानी दाह जलप्रपात है कहाँ है? जसपुर जिले में। तो यहाँ हमारे चारों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि चारों स्टेटमेंट सही हैं। तो आपको याद करने वाला चीज ये है कि चित्रकूट को हम भारत का नियाग्रा करते हैं और जो हमारा तीरथगढ़ जलप्रपात है मुनगा बहा नदी पर है। इन सारी चीजों को आप ध्यान से पढ़ते जाए यहाँ से। और इसको क्या बोला गया है? छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात। और अमृतधारा कहाँ है? हमारे मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में। और रानीदास जलप्रपात कहाँ है? हमारे जसपुर जिले में। तो ये सारे फैक्ट आपको यहाँ एक क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें पता हो जाती है। ठीक है, तो हमारा विकल्प क्या हो जाएगा? सी यहाँ सही हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं अपने 5वें सवाल पे। आपके सामने है नदियां और उनके उद्गम स्थल, यानी नदियां कहाँ कहाँ से निकलती हैं
आपको बताना है। और छत्तीसगढ़ की बड़ी बड़ी नदियों के बारे में यहाँ पूछा गया है, जैसे कि पूछा है महानदी का उद्गम धमतरी जिले के सिहावा पर्वत से होता है। ये आपको फैक्ट पता होगा कि छत्तीसगढ़ में जो हमारा महानदी है, जो छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, और शिवनाथ नदी का उद्गम महाराष्ट्र के गढ़ चिरौली जिले की बाना बरस पहाड़ी से माना जाता है। ये भी स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है। इंद्रावती नदी का उद्गम ओडिशा के कालाहांडी जिले के मुंगेर पहाड़ी से होता है। कहाँ से? मुंगेर पहाड़ी से होता है। और रिहंद नदी जो हम सरगुजा जिले के बारे में पढ़ रहे थे, तो उस समय आया था हमारा रिहंद नदी। क्या है? रिहंद नदी। तो सरगुजा की क्या है? जीवन दायिनी नदी है, ठीक है, रिहंद नदी। और ये कहाँ से निकलती है? मतरिंगा, मतरिंगा की पहाड़ी, मतरिंगा की पहाड़ी से निकलती है। तो ये हमारे चारों स्टेटमेंट यहाँ से सही हो जाते हैं। तो हमारा आंसर बनेगा विकल्प सी, ठीक है। यहाँ पे के एल एम एन सभी यहाँ पे सही है, ठीक है। आगे हम चलते हैं अपने छठे नंबर के सवाल पे, और यहाँ छत्तीसगढ़ की लोक कला और संस्कृति के बारे में आपसे पूछी गई है, कथन दिया गया है। तो सारे स्टेटमेंट आप ध्यान से एक बार पढ़ें और आंसर देने का प्रयास करें। छत्तीसगढ़ की लोक कला और संस्कृति के बारे में बोला गया है। पहला कथन क्या है हमारा? छत्तीसगढ़ नाचा के भीष्म पितामह दाऊ दुलार सिंह मंदराजी को माना जाता है। बिल्कुल, कथन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है। पंडवानी गायन की दो शैली मानी जाती है, कौन कौन सी? वेदमती और कपालिक। ये भी कथन सही है। पद्म विभूषण तीजन बाई पंडवानी की कपालिक शैली की विश्व प्रसिद्ध कलाकार है। आपको याद रखना है, जो तीजन बाई है वो पंडवानी की कपालिक शैली की विश्व प्रसिद्ध कलाकार है। आपको बहुत अच्छे से ये चीज पता होना चाहिए। लोरिक चंदा पर आधारित चंदैनी गोंदा लोक नाट्य के प्रणेता दाऊ रामचंद्र देशमुख थे। ये भी कथन हमारे यहाँ पे क्या होता है? सही होता है। तो लोरिक चंदा आपको यहाँ से ध्यान रखना है, क्या है? चंदनी गोंदा लोक नाट्य के प्रणेता कौन? दाऊ रामचंद्र देशमुख, ठीक है। ये सारा चीज पता होना चाहिए। और जो तीजन बाई थी, कहाँ? कपालिक शैली की क्या थी? कलाकार थी। इसके अलावा पंडवानी की दो शैलियां होती हैं, वेदमती और कपालिक। और हमारे छत्तीसगढ़ नाचा के भीष्म पितामह किसे कहते हैं हम? दाऊ दुलार सिंह मंदराजी। तो ये चारों कथन हमारे यहाँ पे सही होते हैं। इन क्वेश्चन के माध्यम से आपको बहुत सारे फैक्ट याद हो जाना चाहिए इसी क्लास में, ठीक है। हम चलते हैं अपने 7वें नंबर के सवाल पे। आपको बताना है मराठा शासक के बारे में। इन सारे कथनों को पढ़िए और सही उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। छत्तीसगढ़ के प्रथम प्रत्यक्ष मराठा शासक बिंबाजी भोसले थे। तो आपको अगर पता हो तो इसका आंसर ये हमारा कथन सही हो जाएगा। जो छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक कौन थे? बिंबाजी भोसले थे, ये सही बात है। व्यंकोजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में शासन संचालन के लिए सूबा व्यवस्था, उन्होंने क्या चलाया? सूबा व्यवस्था या फिर सूबेदारी प्रथा की शुरुआत की। इसके अलावा क्या कथन है? छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार महिपत राव दिनकर थे। कौन थे? महिपत राव दिनकर। और छत्तीसगढ़ के अंतिम सूबेदार यादव राव दिवाकर थे। पहले कौन थे? फर्स्ट आपके थे महिपत राव दिनकर, ठीक। कौन थे? महिपत, महिपत राव दिनकर। और आपको याद रखना है लास्ट याद रखना है यादव राव दिवाकर। तो ये सारा फैक्ट आपको याद रखना है। और यहाँ भी हमारे सारे स्टेटमेंट सही होते हैं, एक बार आप इसे देख लें। जो हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम प्रत्यक्ष मराठा शासक बिम्बाजी भोसले थे, ये हमारा कथन सही है। और व्यंकोजी भोसले ने संचालन के लिए, सूबा संचालन के लिए सूबेदारी प्रथा की शुरुआत की। इसके अलावा प्रथम सूबेदार महिपत राव दिनकर थे। इसके अलावा जो अंतिम सूबेदार थे यादव राव दिवाकर थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है।
आपके सामने 8वां नंबर का सवाल है और यह बहुत इजी सवाल है। अगर आपको पता हो तो इसका आंसर बहुत जल्दी आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। छत्तीसगढ़ की नेशनल पार्क के बारे में, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में यहाँ कथन दिया गया है, आपको पढ़ना है एक बार। कथन के में क्या बोला गया है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और जो कहाँ है? हमारे मनेन्द्रगढ़ में है, चिरमिरी भरतपुर और कोरिया जिले में। लेकिन इसका जो मुख्य द्वार माना जाता है वो कोरिया जिला माना जाता है। ठीक है, ये हमारा सरगुजा संभाग में है। ठीक है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहाँ पाया जाता है? बस्तर संभाग में। और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर जिले में स्थित है और यह राज्य का क्या है? प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। बिल्कुल कथन सही है हमारा। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में भैंसा दरहा नामक स्थान पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं। ये भी कथन आपका सही हो जाता है। तो हमारा विकल्प क्या होगा? ए होगा। हमारा के भी सही है, एल भी, एम भी और एन सारे कथन सही हैं। तो यहाँ पे आपको इन सारे फैक्ट को ध्यान से पढ़ना है और लंबे समय के लिए याद करना है कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान सरगुजा संभाग में पाया जाता है। क्या? हमारा सरगुजा संभाग में। और जिला की बात करें तो कोरिया। ठीक है, ये हमारा कोरिया जिला हो जाएगा। इसके अलावा याद रखना है ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और कांगेर घाटी की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। और इंद्रावती की बात करें तो राज्य का सबसे प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। और कांगेर घाटी में एक जगह है भैंसा दरहा, वहां पे मगरमच्छ का प्राकृतिक रूप से संरक्षण किया जाता है। तो आपको ठीक करना है विकल्प ए। आगे चलें, छत्तीसगढ़ के वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में यहाँ बताया गया है, आपको बताना है क्योंकि यहाँ बहुत बेसिक सवाल दिया गया है। जो तमोर पिंगला अभ्यारण्य है हमारा कहाँ? सूरजपुर में तमोर पिंगला अभ्यारण्य है। जो क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का क्या है? सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा है हमारा छत्तीसगढ़ का, बिल्कुल सही है। बादलखोल कहाँ है? हमारा जसपुर में है। बादलखोल छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, सबसे छोटा है। ठीक है, सीता नदी अभ्यारण्य कहाँ है? हमारे धमतरी जिले में है, छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना है, जिसकी स्थापना 1974 में की गई थी। और भोरम देव अभ्यारण्य जो है कहाँ? कवर्धा में है। आपको याद करने में बहुत इजी है। भोरम देव शक्कर कारखाना भी वही है, भोरम देव मंदिर भी वही है। सब कुछ कहाँ है? हमारे कवर्धा या कबीर धाम में है। छत्तीसगढ़ का सबसे नवीन अभ्यारण्य जिसकी स्थापना 2001 में की गई थी। तो ये चारों कथन हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ हमारा क्या है? के भी सही है, एल भी सही है, एम भी, एन भी। विकल्प सी हमारा सही विकल्प हो जाएगा। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि तमोर पिंगला कहाँ है? हमारे सूरजपुर जिले में है। बादलखोल जसपुर जिले में है। सीता नदी अभ्यारण्य धमतरी में है और सबसे प्राचीन 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। और जो हमारा सबसे नवीन है जिसकी स्थापना 2001 में की गई थी वो कहाँ है? हमारे कबीरधाम जिले में है। ठीक है, और सबसे नवीन है वही। ठीक है, तो हमारा विकल्प यहाँ सी हो जाता है। चलिए आज के हम अंतिम सवाल पे बात कर लेते हैं और इसे पढ़ भी लेते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है? यहाँ छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के बारे में बताया गया है। लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम मटासी है। छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक भाग 55 यानी 50 से 55% भाग में ये हमारी लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा क्या बोला गया है? लाल काली मिट्टी, सॉरी काली मिट्टी, इसका स्थानीय नाम क्या है? कन्हार की जल धारण क्षमता सभी मिट्टियों में सर्वाधिक काली मिट्टी की वाकई में सर्वाधिक होती है हमारी। ठीक है, और लेटराइट मिट्टी स्थानीय नाम क्या है? भाठा या मुरमी। लेटराइट वाकई में इसमें मुरुम पाया जाता है, जिसका मुरमी कहना इसको कोई भी संकोच वाली बात नहीं है। का उपयोग मुख्य रूप से भवन निर्माण, जिसमें मुरुम पाया जाता है। मुरुम आपको पता होगा कि रोड में गिराया जाता है, गोटी गोटी पथरीला जैसा मिट्टी होता है, इसलिए ये भवन निर्माण के लिए अच्छा होता है। क्या होता है? भवन निर्माण के लिए अच्छा होता है, कुछ भी जुड़ाई करने के लिए, पाटने के लिए अच्छा होता है। ये हमारा सही हो जाएगा। इसके अलावा डोडसा मिट्टी मटासी लाल पीली और कन्हाड़ मिट्टी का मिश्रण है। जो क्या है? जो डोडसा मिट्टी है
वो मटासी और कन्हाड़ मिट्टी का मिश्रण होता है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो क्या है हमारा झुड़सा है वो किसका किसका है? मटासी का है, हमारे मटासी, और किसका? मटासी प्लस किसका है? कन्हाड़। कन्हाड़ का क्या है? मिश्रण है। इस प्रकार से हमारे सारे विकल्प यहाँ पे सही हो जाते हैं। और इस तरीके से आज का हमारा सारा कथन वाला सवाल यहाँ पे सही हो जाता है। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इसे बहुत ध्यान से देखे होंगे, बहुत गहराई से समझे होंगे और सारे फैक्ट को याद कर लिए होंगे। यहाँ आपको एक पैटर्न देखने को मिल रहा होगा कि सारे विकल्प में, जो सारे सवालों में सारे कथन सही हो रहे होंगे। तो आप आलसीपना नहीं दिखाना है कि सारे विकल्प सही हैं तो सारे विकल्प को सही सही मानते जाना है। आपको ध्यान देना है कि जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें कौन कौन से कथन है, और उसके आधार पे आपके बहुत सारे रिवीजन हो जा रहे होंगे, बहुत सारे टॉपिक क्लियर हो जा रहे होंगे। तो आपको कथन को ध्यान से पढ़ना है। आलसीपना बहुत लोग इसलिए दिखा देते हैं। आपको एक तो पैटर्न समझ में आ गया होगा कि नहीं, ये सारे सवालों में सारे विकल्प सही हो रहे हैं तो आप केवल विकल्प सही सही मारते आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको सारे विकल्प को पढ़ना है ध्यान से और दिमाग में उतारना है, तभी आपके सवाल एग्जाम में बनेंगे। क्योंकि ये सारे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, कथन दिए गए हैं, ये कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होंगी और अपना फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में दें। और आप सभी से मिलते हैं हम और परिचारक के इंटरेस्टिंग क्लास लेकर के मैं आप सभी के सामने जरूर आऊँगा। तो आज के लिए आप सभी से मैं विदा लेता हूँ। आप सभी को इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत